जय हिंद दोस्तों। मैं एयर विक्रम कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल जो मैंने हरियाणा का हेडिंग दिया था, आज से झारखंड 2024 का भी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पे 2024 का चुनाव असेंबली इलेक्शन है। दोस्तों, जंतर मंतर में 13 महीने से ऊपर बैठे थे, कोई फायदा नहीं हुआ। बीच में बहुत सारा घटना हुआ, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन 13 महीने का जब कोई फायदा नहीं हुआ तो हमें आगे क्या करना, पहली बात। दूसरी बात क्या, उस 13 महीने में हम लोगों ने जंतर मंतर में बहुत सारे धरना देखा, आंदोलन। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है एनपीएस ओपीएस, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम। हम तो 13 महीने रेगुलर डेली बैठे थे, लेकिन ये एनपीएस ओपीएस के जो जितने भी लोग हैं वो महीने में एक दिन आते थे या 2 महीने में एक दिन, लेकिन जिस दिन वो आते हैं तो पूरा के पूरा जंतर मंतर भरा हुआ होता था। उनको कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं मिला, ना पहले मिला, अभी इस बजट के बाद मिला। दोस्तों, फिर उसके बाद जो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयड यूथ, इतने ताकत, इतने भीड़ वहां पे इकट्ठे हुआ, फिर भी गवर्नमेंट ने कोई उनकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन जहां भी जाते हैं, हमारे सारे मंत्री लोग सब जाते हैं, वो बेरोजगारी के बारे में बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बेरोजगारी है ही नहीं, हमने इतना नौकरी दिया, ये दिया, फलाना ढिकाना। फिर उसके बाद जो है 18 महीने की डीए, इसके बारे में कोई जवाब नहीं है। ये महंगाई जो है, पहला सिस्टम क्यों नहीं लेके आते हैं? 96 से पहले जो सिस्टम था महंगाई का, वो सिस्टम लाने से अच्छा था। जितना ज्यादा बेसिक पे है उतना कम डियरनेस, और जितना कम बेसिक है उतना ज्यादा डियरनेस अलाउंस। क्योंकि महंगाई बढ़ता जो है सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जब सबके लिए महंगाई एक जैसे बढ़ता है तो एक वर्ग को 10,000 से ऊपर और किसी को 400 रुपए। एक और मुद्दा यह है, और ये भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हम लोग बीच में कहां से आते हैं? ये चुनावी रैली के चक्कर में हम क्यों आते हैं? दोस्तों, अभी हम भारतीय नागरिक भी है। एक तरफ हम भूतपूर्व सैनिक है, दूसरी तरफ हम जो है एक भारतीय नागरिक भी है। हम तो वोट भी देते हैं ना, हमारे जब वोट देते हैं तो सवाल करने का हक भी हमें है। दोस्तों, जो हम लोग तो बुढ़े हो गए, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी, एक पीढ़ी ऐसा है, बाहर आने के बाद नौकरी कौन देगा? ये नौकरी बहुत बड़ा चीज है ना। अब अग्निवीर सिस्टम लेके आ गया। अब अग्निवीर के बारे में सभी बोलते हैं कि 2000 जो अभी बैच गया है, ये 2026 में बाहर निकलेंगे। क्योंकि 2022 से अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहला बैच 2026 के बाद ही बाहर निकलेगा। तब तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। अब सभी कहते हैं कि हम इनको इतना परसेंटेज देंगे, उतना परसेंटेज देंगे। ये वही चीज हो गया कि जीतने के बाद हम आएंगे तो काला धन वापस लेके आएंगे, 15 लाख हर एक के खाते में डाल देंगे। वही सिस्टम है ना। अब गवर्नमेंट ने एक भी शब्द नहीं बताया, डीआईजी
और उनके जो होम मिनिस्ट्री के अंडर जो भी मिनिस्ट्रीज जो रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, उनके जो हेड बता रहे हैं, इनका तो 2-3 साल के बाद ये तो रिटायर हो जाएगा, उसके बाद कौन इसको पकड़ेगा? एक कानून क्यों नहीं बनाते, कानून क्यों नहीं बनाते हैं? जो भी अग्निवीर से बाहर निकलेगा उनको जो है तुरंत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगा करके कानून पास क्यों नहीं करते हैं? ये कर नहीं सकते, इनको भी मालूम है इतना वैकेंसी नहीं है, लेकिन लोगों को जो है ना बताते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम नौकरी देंगे। जब सैनिक को नौकरी नहीं दे सकते हैं, जो रेगुलर सैनिक, तो अग्निवीर को क्या देगा? अग्निवीर को क्या देगा? अग्निवीर कहते हैं ना, सेना को युवा रखना। अच्छी बात है, सेना को युवा रखना है तो सेना के कमांडर भी युवा होना चाहिए ना। तो जितने भी अफसर है उनको भी 4 साल में घर भेज दो। यहां तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी 4 साल नौकरी है उसका, यानी 4 साल के बाद एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दो, 1 साल में उसको भी घर भेज दो। सेना तो पक्का युवा रहेगा। इससे बढ़िया सेना पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये जो है ना, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सेना को युवा रखना है। आप लोगों को मैं एक चाइना के बारे में बताना चाहता हूं। चाइना में इतनी पॉपुलेशन हो गया था तो चाइना ने एक कानून पास किया कि एक बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15-20 साल के बाद जो है, अभी चाइना खुद ही कहता है कि भाई ज्यादा बच्चा पैदा करो, क्योंकि जितने भी है ना, सारे के सारे या छोटे हैं या नहीं तो बुढ़े हैं, पहली बात। तो दूसरा क्या, अब ये 10 साल से ये जो हमारे जो गवर्नमेंट है ना, ये वही पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने फॉलो किया। सिर्फ नाम में बदली है, नाम बदली कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और यहां पे भी 1950 मतलब 1949-50 के बीच में हमारे उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने और डिफेंस मिनिस्टर, इन दोनों ने ऐलान किया कि हिंदी चीनी भाई भाई हो गया, पाकिस्तान तो उनके पास कुछ नहीं है, उनके साथ लड़ने के लिए हमारे पुलिस काफी है, तो हमारे पास इतना सेना रखने की जरूरत नहीं है। यही कहकर जो है सेना की स्ट्रेंथ कम करना स्टार्ट किया, तकरीबन जैसे अभी किया ना 30% के आसपास, अभी 30 से ऊपर हो गया, 30% से ऊपर कम हो गया। उन दिनों में भी ऐसे ही किया था। और जितने भी जो अम्यूनिशन फैक्ट्रीज है ना, सब बंद हो गया था। यानी कि उन दिनों में तो 303 राइफल चलता था, AK-47 नहीं है, 303 राइफल। और 303 राइफल में डालने के लिए गोली चाहिए, और गोली का फैक्ट्री बंद कर दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, जब चीन ने देखा अरे इससे बढ़िया प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर कोई कंट्री रख ही नहीं सकता, हिंदी चीनी भाई भाई को उसने मारा, एक भाई भाई को उसने इंटू मार करके हिंदी चीनी लड़ाई करके बस हमारे ऊपर जो हमला बोल दिया। उस टाइम चीन ने एक पर्पस के साथ लड़ाई स्टार्ट किया था। उस चीन का जो लीडर था, उसने सोचा कि देखते हैं कि कौन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आता करके। कोई देश नहीं आया ना उस टाइम, ना अमेरिका आया ना रशिया, क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। नतीजा क्या हुआ, 4000 सैनिक का जो है हमारा नुकसान, 3000 से ऊपर तो मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मार्टर, 1000 से थोड़ा कम लोग जो है मिसिंग यानी बर्फ में जम गया या पानी में या पहाड़ से गिर गया,
जिनका कोई आता पता है ही नहीं। दोस्तों मैं ये क्यों अभी बता रहा हूं, ये अग्निवीर सिस्टम यानी कि अग्निपथ सिस्टम की वजह से जो अग्निवीर आएंगे ना, वही वही दिन देखने को मिलेगा। एक तरफ जो है हमारे जितने भी किसानों के बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, यही जाते हैं, मजदूरों के बच्चे यही मतलब फौज में 99% जाते हैं। सिर्फ 1% जो है, 1% दूसरे लोग जाते हैं। इन 99% लोगों का रोजगार यही है। और वहां जाने के बाद नाम, नमक, निशान, ये मतलब अपने आप वो जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जाते हैं नौकरी पाने के लिए। अब ये अग्निवीर 2026 में जब बाहर आएगा, उस टाइम पता नहीं ये वर्तमान सरकार रहेगा या नहीं रहेगा। और जिन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम इतना परसेंट देंगे, इतना परसेंट देंगे, वो लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका कोई पता नहीं है। और कितना देंगे इनको वेतन, इसका कोई आता पता नहीं है। तो इसलिए जो है अग्निवीर की वजह से और बहुत सारा दिक्कत हमारे सामने दिख रहा है। आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले हिंदुस्तान के लिए ये जो है खतरा है, सिक्योरिटी ब्रीच जिसको बोलते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जब तक आदमी हार का सामना नहीं करेगा ना, तब तक उसके दिमाग कभी ठिकाने पे नहीं आता। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि आप किसको वोट दो या किसको नहीं दो, लेकिन सोचना आपको है। अगर आपको अपने भविष्य के बारे में, अपनी बच्चों की भविष्य के बारे में, इस देश की रक्षा और इस देश की जो रक्षा करने वाले फौजी के बारे में अगर आपके दिल में अगर कोई भी डाउट है, 10 बार सोच के फिर वोट देना। वोट के बदले में चोट। क्योंकि अब तक 10 साल में आपने क्या देखा है अपने अपनी स्टेट में, इसको याद कर लो। पूरे इंडिया में क्या हुआ याद कर लो, फिर वोट देना। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सोचो, समझो, जागो, फिर वोट देना। जय हिंद। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। क्योंकि वंदे भारत क्यों, सबके गांव में वंदे भारत ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मतलब कहने के लिए बहुत आसान है, करना मुश्किल है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।